हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने महाराष्ट्र 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक पूरी इंग्लिश की सीरीज लाई है। तो चलिए हम उसका पार्ट 1 देखते हैं, उसमें देखते हैं हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस जो पूरा वीडियो है इसमें हम 10 टॉपिक सीखेंगे और वो 10 टॉपिक कौन से हैं। पहला है कंपाउंड वर्ड्स, फिर वर्ड चेंज, फिर टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फिर जेरेंट्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, पंक्चुएशन देखेंगे, होमोफोन होमोग्राफ्स के बारे में देखेंगे, स्पॉट द एरर के बारे में देखेंगे, करेक्ट स्पेलिंग के बारे में देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में देखेंगे एंड यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में देखेंगे। तो पूरा डिटेल में आपको देखने वाला है। तो अगर आप सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या महाराष्ट्र 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तभी भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड प्लीज आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहला हम देखते हैं कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है जहां पे आप दो वर्ड्स को मिला के एक सिंगल वर्ड बनाएंगे एंड जिसका मीनिंग अलग कुछ तो बनने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं कि सन प्लस फ्लावर इज इक्वल टू सनफ्लावर। तो यहां पे अगर आप देखेंगे सनफ्लावर करके एक फूल होता है एंड प्लस आपको मालूम होगा कि सन और एक फ्लावर करके दो डिफरेंट वर्ड भी है इंग्लिश में। तो कंपाउंड वर्ड का मीनिंग होता है कि ऐसे शब्द जो किसी दो और शब्द से बने हो लेकिन उनका मीनिंग भी अलग है। जैसे यहां पे सनफ्लावर जो है वो सन से भी अलग है एंड फ्लावर के भी डेफिनेशन से अलग है। भले वो टाइप ऑफ एक फ्लावर है लेकिन फिर भी सनफ्लावर और बाकी फ्लावर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो आपको कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो किसी दो और शब्दों से बने रहेंगे। तो ये होता है कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड वर्ड्स के ना 3 टाइप होते हैं। एक होता है क्लोज कंपाउंड, दूसरा होता है ओपन कंपाउंड्स और तीसरा अगर आप देखेंगे हाइफनेटेड कंपाउंड्स। सो क्लोज कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं वो दो वर्ड्स ना एक साथ मिले रहेंगे। जैसे सनफ्लावर एक साथ शब्द है, हेयर कट उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है एंड उनके बीच में अगर आप देखोगे हाइफन नहीं है। सिमिलरली अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर, सिंगल न्यूज और पेपर मिला के न्यूज़पेपर बन गया। ग्रैंड मदर, जहां पे दो शब्दों के बीच में दोनों शब्द को ऐड जोड़ दिया गया है एंड उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है तो वो क्लोज कंपाउंड में आते हैं। ओपन कंपाउंड्स में क्या होंगे, जहां पे दो शब्द है लेकिन उनके बीच में स्पेस रख दिया गया। जैसे हाई स्कूल, हाई एक अलग वर्ड है, स्कूल एक अलग वर्ड है, लेकिन जब हम हाई स्कूल बोलते हैं तो पब्लिक को समझ में आता है कि हाँ ये किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। लिविंग रूम, लिविंग एक अलग वर्ड है, रूम एक अलग वर्ड है, लेकिन जब कभी भी हम लिविंग रूम बोलते हैं तो इसका मीनिंग पब्लिक समझ जाता है। जैसे आइसक्रीम, यहां पे भी पब्लिक समझता है, आइस का मीनिंग अलग होता है, क्रीम का मीनिंग अलग होता है, लेकिन जब दोनों को साथ में लिया जाता है तो हमको समझ में आता है कि हाँ हम वो खाने वाले आइसक्रीम के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसा स्कूल बस, तो आप देख सकते हैं क्लोज्ड में यहां पे स्पेस नहीं था जबकि ओपन में यहां पे स्पेस है। एंड यहां पे अगर आप देखोगे हाइफनेटेड कंपाउंड्स, इसमें होता क्या है, यहां पे स्पेस की जगह पे एक हाइफन आता है। जैसा वेल नोन या सेकेंड रेट, मैरी गो राउंड, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे हाइफन है। तो आपको कंपाउंड वर्ड्स में इतना याद रखना है कि ऐसे शब्द जो किसी दो और शब्दों से बने रहे, लेकिन अगर उनके बीच में स्पेस नहीं है तो क्लोज कंपाउंड में आया, अगर उनके बीच में स्पेस है तो वो ओपन कंपाउंड्स में आएंगे एंड अगर उनके बीच में हाइफन है तो वो हाइफनेटेड कंपाउंड्स में आएंगे। तो ये चीज आपको समझ के रखनी है। तो कंपाउंड वर्ड्स के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको समझना है कि ऐसे कौन से शब्द, जैसे डस्टबिन, डस्टबिन अगर आप देखोगे तो डस्ट अलग शब्द होता है, बिन मतलब डब्बा, लेकिन जो डस्ट को रखने वाला डब्बा होता है उसको हम डस्टबिन बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब आपको जो टॉपिक है वो है वर्ड चेन। अब वर्ड चेन का सिंपल मीनिंग होता है कि ऐसे वर्ड्स के सेट जिसमें पहले वर्ड का जो लास्ट लेटर होगा ना उसी से दूसरा वर्ड स्टार्ट होगा। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं रैट, रैट एंड होता है टी से, तो अगला वर्ड जो है वो टी से ही स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट, अब टेस्ट भी एंड हुआ टी से तो अगला वर्ड ही टी से स्टार्ट हो रहा है। ट्री, फिर ट्री एंड होता है ई से तो अगला वर्ड जो स्टार्ट होता है वो एलिफेंट, मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स दिए जिसमें जो प्रीवियस वर्ड का जो एंडिंग लेटर है अगर वो नेक्स्ट जो वर्ड है उसके स्टार्टिंग लेटर पे बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे वर्ड चेन में आता है। सो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं कि गिवन जो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए रहेंगे उसमें पूछा जाएगा कि क्या ये वर्ड चेन में आते हैं। अब वर्ड चेन के ना थोड़े अलग अलग टाइप्स है, मैं आपको दिखाता हूं पूरा। तो सबसे पहला जैसे आपको पूछा जाएगा कि नाउन के वर्ड चेन है क्या, मतलब जो वर्ड्स है वो खुद नाउन होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में सोल्जर, रोज, एलिफेंट, टैग, गोल्ड। तो अगर आप देखोगे जहां पे सोल्जर में ये आर एंड होता है तो रोज में आर से वो स्टार्ट होता है, फिर रोज के ई से एंड होता है तो एलिफेंट स्टार्ट होता है ई से।
टी से यहाँ पे एंड होता है तो टैग स्टार्ट होता है, जी से यहाँ से एंड होता है तो गोल्ड। तो अगर आप देखोगे ये तीनों एग्जाम्पल नाउन टाइप के, इसको मैं नाउन टाइप क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये है तो वर्ड चेन, लेकिन जितने भी वर्ड्स इसमें है वो सब नाउन होते हैं। नाउन मतलब ऐसी चीज कि जो बेसिकली आप एक सब्जेक्ट बना सके, तो वो नाउन होता है। सिमिलरली आपके पास एडजेक्टिव टाइप के भी होंगे। एडजेक्टिव टाइप मतलब कि जो किसी नाउन को डिफाइन करे ज्यादा बेहतर तरीके से, उसके बारे में कोई और फीचर्स बताए। तो ये सारे भी वर्ड चेन ही है, लेकिन ये एडजेक्टिव वर्ड्स है। तो आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए, उसमें पूछा जाएगा कि जो वर्ड चेन्स है उसमें पहले बताइए कि एडजेक्टिव वर्ड चेन्स कौन से हैं। तो आपको ये सबसे पहले ये चीज चेक करना है कि वर्ड चेन है कि नहीं। जैसे ये आर से एंड हो रहा है डियर, तो आर से रेड स्टार्ट हो रहा है। फिर डी से एंड हो रहा है तो डी से स्टार्ट हो रहा है। पी से एंड हो रहा है तो पेल से स्टार्ट हो रहा है। एंड फिर पेल जब यहाँ पे ई से एंड हो रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आपको ऑप्शंस में से वर्ड चेन चेक करना है, एंड फिर अगर उस वर्ड के जितने भी वर्ड्स दिए अगर वो एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव वर्ड चेन हो गया। तो ये तीनों जो ऑप्शंस मैंने दिए एडजेक्टिव वर्ड चेन है। सिमिलरली अगर आप देखोगे आपके वर्ब की केस में भी होगा कि मतलब वर्ड चेन तो होंगे लेकिन वो वर्ब वाले बेसिकली यहाँ पे टर्म्स इस्तेमाल है, एक्सेप्ट, टेक, ईट, टॉक, नो। तो वर्ड चेन का सिंपल मीनिंग होता है कि ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स की जिसमें जो एक वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है उसका जो स्टार्टिंग लेटर रहेगा वो प्रीवियस वर्ड के एंडिंग लेटर से मैच करना चाहिए, तो हम उसको वर्ड चेन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में है टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब टाइप ऑफ सेंटेंसेस टोटल 4 टाइप है जो जनरली हम देखते हैं। डिक्लेरेटिव का सेंटेंस का मीनिंग होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें आप कुछ फैक्ट बताते, किसी चीज के बारे में आप बता रहे हो। जैसे एग्जांपल में द डॉग वेंट टू द पार्क, मतलब डॉग कहीं पे गया, आपने बताया कि पार्क के अंदर एक डॉग गया, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव का सिंपल मीनिंग होता है कि जहां पे आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे डू यू वांट लंच, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे स्टेटमेंट को पहचानना बहुत आसान होता है क्योंकि उसके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। फिर एक आता है इंपेरेटिव का मीनिंग होता है कि आप कुछ कमांड दे रहे हो या आप कुछ प्ली, मतलब यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग। तो जैसे आपको बोलेंगे गेट आउट, ये एक इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, मतलब आपको कमांड दिया गया है। या कम इन, या बोलेंगे टेक अ राइट एंड गो स्ट्रेट, ये यहां पे आपको एक इंपेरेटिव है। या आप कोई चीज रिक्वेस्ट करते हैं, मे आई हैव अ वाटर, ठीक है, तो ये भी एक इंपेरेटिव स्टेटमेंट में आएगा। फिर एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है कि जहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, मतलब कोई एक इमोशन है, हुर्रे वी वोन द फुटबॉल मैच। तो आपको मैं बताऊं इसको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन मार्क रहेंगे, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहेंगे। इंपेरेटिव में बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि आपको लगता है कि कोई एक ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है एक ऑर्डर, जैसे लिखा रहेगा शट अप, तो दिस इज बेसिकली एक कमांड है, एक ऑर्डर है जिसके लिए आपको बोला जा रहा है कि शट अप, चुप हो जाइए, ठीक है। तो वो होता है ऐसा इंपेरेटिव स्टेटमेंट। और जहां पे कभी आप फैक्ट बताते हो तो वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। यूजुअली जो भी हम चीजें पढ़ते हैं वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में होगा। जैसे आपको बोल दिया जाएगा इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, तो ये क्या हो गया, ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे, जेरेंट्स के बारे में हम देखेंगे। तो जेरेंट्स होते क्या है, जेरेंट्स का सिंपल मीनिंग होता है कि वो एक वर्ब होता है, लेकिन वो वर्ब जो है वो नाउन की तरह काम करेगा और उसकी जो एंडिंग होती है वो आईएनजी। जैसे यहां पे बोला है एग्जांपल में, हर नंबर 1 प्रायोरिटी इज वर्किंग। देखिए वर्किंग एक वर्ब है, लेकिन यहां पे नंबर 1 प्रायोरिटी क्या बोला, वर्किंग। तो यहां पे वर्किंग को एज अ नाउन की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है स्टूडेंट जो हम देखने वाले वो है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स में क्या है कि वर्ब जो है वो एज एन एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो उसके एंड में कभी कभी आईएनजी हो सकता है या कभी कभी ईडी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहां पे बोला द विंडोज वे क्रैक्ड व्हेन द रेन स्टॉर्म केम थ्रू। विंडोज जो थे, विंडोज यहां पे आपका नाउन हो जाएगा, वेर क्रैक्ड, तो मतलब इस नाउन को डिफाइन किया। क्रैक्ड तो बेसिकली अगर देखा जाए एक वर्ब है, लेकिन इस स्टेटमेंट में वर्ब का काम क्या कर रहा है, रेन स्टॉर्म केम थ्रू। तो यहां पे जो रेन स्टॉर्म है वो केम जो शब्द है वो वर्ब का काम कर रहा है, और ये जो क्रैक्ड है ये बेसिकली अगर आप देखेंगे इस विंडो को वो और अच्छे से डिफाइन कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं एक वर्ब को अगर आप एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं तब हम उसको बोलते हैं पार्टिसिपल्स। फिर हम जो नेक्स्ट देखने वाले, नेक्स्ट जो है वो है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स में क्या होता है कि वर्ब जो है वो सिंपल टेंस में रहते हैं और उसके आगे हमेशा टू रहता है। स्टूडेंट्स याद रखिए टू, जैसे यहां पे बोला है जोश वॉन्ट्स टू स्टडी एज सून एज ही गेट्स होम फ्रॉम स्कूल, ठीक है। तो यहां पे स्टडी तो वर्ब है, उसके आगे टू लगा दिया, मतलब इट इज इन्फिनिटिव्स।
तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, अगर वर्ब को नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया तो वो जेरेंट्स बन जाएंगे। तो कभी कभी आपको स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि जेरेंट्स है क्या, तो सिंपल चीज सोचो, कोई वर्ब है, देखिए तीनों सेंस में वर्ब, तो तीनों के केस में वर्ब आएगा, लेकिन अगर नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो जेरेंट्स है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो पार्टिसिपल्स है, एंड अगर सिंपल टेंस में उसके आगे टू लगा दिया गया है तो वो इंफिनिटिव है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स। इतना ही अगर आप पढ़ोगे तो आपको महाराष्ट्र के 10th के बोर्ड में या आप कोई सीईटी दे रहे हो तो उसके हिसाब से आपको बहुत आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंचुएशन। पंचुएशन का सिंपल मीनिंग होता है कि जब कभी भी हम बात करते हैं, जैसे मैं कभी किसी वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, जैसे मैं बोलूं इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, मैंने 1947 को बहुत ज्यादा बोलते समय एक फैक्ट बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन जब कभी भी आप चीजों को लिखते हो तो आप कैसे डिफाइन करते हो कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है या कौन सी चीज नहीं है? तो राइटिंग स्किल्स में आप कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो या ऐसे मेथड इस्तेमाल करते हो जिससे आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आती है। जैसे आप कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हो, फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हो, कभी कभी क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हो, कॉमर्स, कोलन, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, कोटेशन मार्क्स, ऐसे सारे जो आप इस्तेमाल करते हो तो वो सब चीज पंचुएशन में आती है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग होता है कि जब कभी भी कोई राइटिंग में लिख रहा है तो पढ़ने वाले को समझ में आता है कि उसका जो लिख रहा था उसकी फीलिंग क्या है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिख रहा हूं, इंडिया बडी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप देखते हो मैंने यहाँ पे इंडिया बडी का आई कैपिटल रखा है, इंजीनियर के बाद मैंने कॉमा दिया है, यूट्यूबर के बाद कॉमा दिया है, मोटिवेशनल के बाद मैंने कॉमा दिया है। तो यहाँ पे ये सब चीज बताती है कि इसको, ये तो स्टेटमेंट लिख दिया, लेकिन जब कभी भी कोई पढ़ेगा तो इसको कैसे पढ़ेगा? इंडिया बडी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर। मतलब उसको समझ में आया कि ये तीनों हैं। अगर ये कॉमन नहीं होता तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ सकता था। तो इस तरीके से आपको जब कभी भी स्टेटमेंट में कैपिटल लेटर इस्तेमाल हुए, फुल स्टॉप इस्तेमाल हुए, क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल हुआ, कॉमा इस्तेमाल हुआ, कोलन है तो सेमीकोलन से, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, ये सभी चीजें आपको पंचुएशन। तो कभी कभी क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया, मान लीजिए एग्जांपल में आपको दे दिया गया इंडिया बडी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर एक्सेट्रा। आपको बोलेंगे इसके में पंचुएशन लगाओ, तो आपको मालूम है कि हाँ, जब कभी भी हम मल्टीपल चीजें बताते हैं तो हमको उसमें कॉमा देना पड़ता है। तो ठीक इसी तरीके से आपको आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पंचुएशन में याद रखिए कि ये सारे टर्म्स जो है ये आपके स्टेटमेंट में होने चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ने वाले होमोफोन एंड होमोग्राफ्स के बारे में। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, होमोफोन का मीनिंग होता है, जैसे यहां पे देखेंगे, वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। मतलब ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग अलग है लेकिन वो सुनने में सेम लगते हैं, जैसे सन एंड सन। अब आप बोलोगे यस, ये तो हो गया सूरज वाला और ये हो गया बेटा वाला, ठीक है, तो सन एंड सन। वीक एंड वीक, एक होता है आपकी हफ्ता वाला और एक होता है कि कमजोर हो गया, सो वीक एंड वीक। यहां पे अगर आप देखोगे इनको प्रोनाउंस करते समय आपको लगभग सेम आवाज लगती है, साउंडिंग वाइज में सेम आती है, लेकिन स्पेलिंग में भी अलग है एंड प्लस उनकी मीनिंग भी अलग है। तो ये हो गया होमोफोन। फोन से आपको याद रखना है कि जैसे फोन में हम बोलते हैं ना साउंड, तो आपको याद रखना है कि जिसकी आवाज लगभग सेम आती है, जिसकी प्रोनाउंसिंग सेम आती है, वो होमोफोन्स होते हैं। होमोग्राफ्स क्या होते हैं कि वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम है लेकिन उनका डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है, डिफरेंट तरीके से उनको प्रोनाउंस किया जा सकता है। जैसे लाई एंड लाई। अब एक लाई होता है झूठ बोलना और एक लाई होता है कि किसी भी नीचे जाके सो जाना, ठीक है, लाई डाउन। या हम बोलते हैं कि ये लाई कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो दोनों में स्पेलिंग सेम है लेकिन इसमें मीनिंग अलग है। जैसे एक और हो सकता है लीड। अब लीड जो होता है वो मेटल भी होता है एंड लीड मतलब किसी एक चीज के कारण दूसरी चीज, जैसे हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ दिस इट लीड टू दिस, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि यहां पे वर्ड सेम है लेकिन उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। या एक वर्ड हो गया विश। अभी आप विश को भी देखोगे तो विश कभी कभी आप क्या बोलते हैं, आई विश ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, और विश यू अ हैप्पी बर्थडे। तो इसमें दोनों में भी अगर आप देखोगे विश शब्द है लेकिन उनकी मीनिंग अलग है, तो वो होमोग्राफ्स हो गए। तो आपको समझ में आएगा होमोफोन्स मतलब स्पेलिंग अलग रहेगी लेकिन प्रोनाउंस सेम होगा। होमोफोन्स में स्पेलिंग सेम रहेगा, स्पेलिंग अलग रहेगा लेकिन प्रोनाउंस सेम रहेगा। होमोग्राफ में अगर आप देखेंगे तो आपको स्पेलिंग सेम रहेगा लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग बनेगी स्टेटमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पॉट द एरर। अब स्पॉट द एरर में आपको स्टेटमेंट दिया गया रहेगा एंड उसमें आपको बोला जाएगा कि इसमें एरर क्या है। जैसे मैं आपको यहां पे बताता हूं, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर एक्सपीरियंस एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें पूछा जा रहा है कि एरर्स क्या है। जैसे ऑप्शन में हैव बीन लिविंग, या बी ऑप्शन है इन दिस सिटी, सी में है सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स,
डी में हैव नेवर एक्सपीरियंस, या ई दिया नो एरर। अगर आप सीईटी दे रहे हो तो आपको 4 ही ऑप्शन रहेंगे, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के लिए 5 डाल दे रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, आप स्टेटमेंट देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है अगर आप देखेंगे तो वो है सी, सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स। जो सिंस वर्ड दिया ना वो गलत है, कभी भी स्टेटमेंट में सिंस नहीं आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए इसकी जगह में, यहां पे आएगा फॉर द लास्ट सेवरल ईयर, सिंस के जगह पे फॉर द। तो सिंस शब्द जो है वो गलत ग्रामेटिकली इस्तेमाल किया गया है। तो जब कभी भी आपको ऐसा स्टेटमेंट आए स्पॉट द एरर, तो आपको समझना है कि कौन सी चीज ग्रामेटिकली गलत है। कभी कभी वो स्पेलिंग में भी गलत हो सकती है, कभी कभी वो ग्रामेटिकली गलत होती है। जैसे यहां पे सिंस के जगह पे फॉर द शब्द आना चाहिए था। तो आपका स्टेटमेंट कैसा बनता, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर एक्सपीरियंस एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको इस तरीके से चीजों को समझना है। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग। कभी कभी आपको कैसा होता है स्टूडेंट्स कि आपको करेक्ट स्पेलिंग देना पड़ता है, कि जैसे आपको दिया आई विल नीड अ डैश बिफोर गोइंग बैक टू वर्क। हमको मालूम है कि ब्रेक होता है, लेकिन अब ब्रेक की स्पेलिंग क्या है, पहले कहीं आप देखो, या सेकेंड वाला देखो, या थर्ड वाला देखो, या फोर्थ वाला देखो। तो आपको मालूम है कि जो यहां पे ब्रेक वो बात कर रहा है, मतलब एक स्टॉप, मतलब एक थोड़ा रेस्ट जैसा चाहिए, तो वो डी है। लेकिन अगर आप देखोगे जो आपका सेकेंड है उसका मीनिंग क्या होता है, गाड़ी का ब्रेक, कहीं पे रुक जाना। सो आपको समझना है कि यहां पे कौन सा वाला वर्ड आएगा, तो ये है ब्रेक। तो कई बच्चों को ब्रेक मालूम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आई विल नीड अ, आपको इसका आंसर क्या है, डी। तो अगर आप सीईटी दे रहे हो तो ओएमआर शीट में आपको डी में मार्क करना है। अगर आप 10th का पेपर दे रहे हो तो आपको सीधा उसके स्टेटमेंट लिख के ये ब्रेक लिखना है और अंडरलाइन करना है। तो इस तरीके से आपको करेक्ट द स्पेलिंग में आएगा। नेक्स्ट आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है, यहां पे होता है जब कभी भी सिंगुलर नाउन होता है तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है तो आपको प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना पड़ता है, और प्लूरल नाउन होता है तो आपको सिंगुलर वर्ब। अब आप बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या है, लेकिन यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिंगुलर जब बोलते हैं ना तो उसमें जो आपका आई आता है वो एक्सेप्ट आता है। आई जो है, जैसे मैं बोलूंगा आई वॉन्ट टू गो, तो यहां पे मैं अकेला हूं, सिंगुलर हूं नहीं, लेकिन आई हमेशा प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंगुलर नाउन में हमेशा आई को निकाल दो। तो अगर मैं बोलूं मुझे ये स्टेटमेंट लिखना है ही गोज टू स्कूल, जैसे आप देखते हैं ही इज अ सिंगुलर, एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, बट वर्ब क्या है, गोस, ES मतलब प्लूरल है, तो ये करेक्ट है। फिर दे गोज टू स्कूल नहीं होगा क्योंकि दे इज अ प्लूरल, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, दे गो टू स्कूल। अब आई इज, लोग बोलेंगे सर आई तो सिंगुलर होता है, लेकिन आई को मैंने यहां पे लिखा है एक्सेप्ट आई, तो आई हमेशा प्लूरल की तरह इस्तेमाल होता है। तो आई गोज टू स्कूल नहीं रहेगा, आई गो टू स्कूल रहेगा। क्यों, क्योंकि गो जो है वो सिंगुलर है एंड आई यहां पे प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब आपका नाउन या जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब आपका प्लूरल इस्तेमाल होगा, और जब जो आपका सब्जेक्ट या नाउन है वो प्लूरल है तब वर्ब आपका सिंगुलर इस्तेमाल होगा। तो आपको इस चीज को समझना है। 10 हम बात करने वाले यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कभी कभी आपको मालूम है वर्ब तो है लेकिन कौन से फॉर्म में, वेदर वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है या वो पास्ट टेंस में है। जैसे यहां पे बोलते हैं जॉन डैश टीवी एवरी नाइट, यहां पे आपको बोल दिया वॉच, मतलब वॉच का कौन सा फॉर्म आएगा, जॉन वॉचेस टीवी एवरी नाइट, कि जॉन वॉच टीवी एवरी नाइट, कि जॉन वॉचिंग टीवी एवरी नाइट, या नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं आएगा, जॉन टीवी एवरी नाइट। तो आपको मालूम होगा कि यहां पे आएगा जॉन वॉचेस। क्यों, क्योंकि जॉन इज अ सिंगुलर एंड वर्ब जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। अभी अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा। तो जॉन वॉचेस टीवी एवरी नाइट, तो ये भी आपके सिलेबस में। सिमिलरली आई एम टायर्ड ऑफ डैश हियर, ठीक है, वर्क बोला। अब वर्क का कौन सा फॉर्म आएगा, या क्या वो सीधा वर्क है, कि वर्किंग है, कि वर्क्स है, कि वर्कड है। तो इसका आपको याद रखना, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग हियर, ठीक है। अगर आप बोलोगे आई एम टायर्ड ऑफ वर्क हियर तो वो गलत हो जाता है, ग्रामेटिकली गलत होता है, या वर्क्स हियर वो भी गलत होगा, या वर्कड हियर हो तो पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 10 चीजों को देखा। अभी आगे और भी पार्ट्स आएंगे। आप देखेंगे कि जो 10th का सिलेबस है वो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत मीनिंग करना है। तो अगर आप मेरे ये वीडियो को अगर आप बार बार देखते तो आपके दिमाग में वो कंसेप्ट बैठ जाएंगे, एंड फिर अगर आप सीईटी दे रहे हैं या बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आते हैं। सो स्टूडेंट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी बहुत ज्यादा पार्ट्स है, सबको आप देखते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।